हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसका एग्जाम आपका ये सितंबर में होना है। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हम देखेंगे। RWA के बुक से ये प्रैक्टिस सेट लिया गया है। पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जो है पूरा देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके जो है बनेंगे या आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे, हिस्ट्री से है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहते हैं इसमें से, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये जो हैं इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत में वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम कहते हैं ASI, की स्थापना की थी। और इसके बाद इसके पहले जो है ये महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है, महानिदेशक क्या थे, ये बने थे इसी के। इन्होंने स्थापना किया था और इसके पहले महानिदेशक यही बने हैं। तो इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा क्वेश्चन है, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस युद्ध का अंत हुआ था? इसमें से सालबाई की संधि जो थी ये किस में था? तो ये हुआ था कौन सा युद्ध था जिसमें सालबाई की संधि हुई? तो वो युद्ध था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ था, लास्ट में सालबाई की संधि हुई, जिससे जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, ये कब हुआ था? तो मई 1782 ईस्वी में ये युद्ध मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है हुआ था। मतलब ये 1782 को जो है ये सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, युद्ध का जो अवधि था वो 1775 से स्टार्ट हुआ था और 1782 तक चला था। 1775 से स्टार्ट हुआ था, 1782 तक ये युद्ध चला था। 1782 में सालबाई की संधि हो जाके समाप्त हो गई। ठीक है, सालबाई की संधि के फलस्वरूप जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है अंत हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? डेविड एंडरसन। ये भी याद रखिएगा, डेविड एंडरसन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बताना है कि इनमें से जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। तो इनमें से कौन है जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है इनमें से? तो इसमें से उनका नाम है अश्वघोष, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, इन्हें कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक की संज्ञा दिया जाता है, या फिर इनके नाम से जाना जाता है, द्वितीय अशोक के नाम से। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे। ठीक है, नागार्जुन भी रहते थे, वसुमित्र रहते थे, चरक रहते थे, और इसके अलावा पार्श जैसे विद्वान वहां पे रहते थे। लेकिन बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो ये जो हौज ए सुल्तानी है, जो कि एक जलाशय था, तालाब था, तो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो उनका नाम है सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। और इसमें अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। ठीक है, गुलामों का गुलाम भी इसे कहा जाता था। और इसने जो है तुर्कान ए चहलगानी, जिसमें 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, ये इल्तुतमिश ने ही बनाया था। तो ये चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख का जो अध्ययन होता है उसको हम एक शब्द में कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी में शिलालेखों के अध्ययन किया जाता है। शिलालेख को पूरा लेख भी कहते हैं। ठीक है, शिलालेख जो होता है प्राचीन समय में जो घटना घटित हुई हैं और उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो है प्रमुख स्रोतों में से एक है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, उनका नाम था ज्योतिबा राव फुले विद्यासागर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ज्योतिबा राव फुले जो थे ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? कि निम्न जातियों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और ज्योतिबा राव फुले का एक
प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछा जाता है अक्सर, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी, ठीक है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये ज्योतिबा राव फुले की ही प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह के अगर हम बात करेंगे उधम सिंह की, तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी, ठीक है। माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में जो है लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किया था, ठीक है। और उधम सिंह को इसी के लिए 1940 31 जुलाई को लंदन में ही फांसी दे दिया गया था, ठीक है। ये जो था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका क्या था? ये जिम्मेदार था, ठीक है, इसी ने करवाया था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? ठीक है, जो कि भारतीय तिरंगा जो अपना है उस तिरंगे में जो एक चरखा है वो चरखा कब रखा गया था या कब उसमें डाला गया था ये बताना। तो वर्ष था 1931। कब रखा गया था? वर्ष 1931 में तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया। भारतीय केंद्र की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय संविधान सभा के द्वारा तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म इसमें से नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है ये बताना, ठीक है। फरेजी आंदोलन बंगाल से संबंधित है, मोपला का विद्रोह मालाबार से संबंधित है, कूका का आंदोलन असम से संबंधित है, पाबना विद्रोह बंगाल से संबंधित। इसमें से कौन सा गलत सुमेलित किया गया है? तो गलत वाला जो सुमेलन है वो है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो कि असम दिया गया है ये गलत है। कूका आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था पंजाब शहर में, ठीक है। कब हुआ था? 1840 से 1872 ईस्वी तक हुआ था, और ये ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट गलत वाला बताना था। कूका आंदोलन की शुरुआत जो है भगत जवाहरलाल के द्वारा किया गया था, और इसके बाद इसका नेतृत्व जो है राम सिंह कूका के द्वारा किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। बाकी सारे सही हैं तीनों, लेकिन सी पार्ट गलत है। चलिए असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1920 में। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो पूर्व में बताना है भारत की सीमा। अगर देखा जाएगा तो पूर्व में कौन कौन से इसमें से देश आएंगे? तो पूर्व में तो एक तो आ जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, एक आ जाएगा आपका बांग्लादेश आ जाएगा, और इधर हो जाता है आपका म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा, जो कि पूर्व से सीमा टच करती है भारत को। और म्यांमार की सीमा जो है 4 भारतीय राज्य हैं, जहां अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम, इन राज्यों को जो है स्पर्श करती है। और बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, जिसमें आपका असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन के हिस्से हैं? ठीक है, ये सभी जो पेड़ है, महोगनी पेड़, एबनी पेड़ और रोजवुड पेड़, तो ये किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो ये सभी पेड़ हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इनमें से? तो वो परत कौन सी है? तो वो परत का नाम है क्षोभ मंडल। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर हो जाती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई अगर देखेंगे तो 13 किलोमीटर रहती है, ठीक है। तो इसी में जो मौसम की घटनाएं जैसे बादल है, वर्षा, कोहरा, ये सभी इसी के अंतर्गत होता है, इसी के जो मंडल के आसपास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है इनमें से? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में इनमें से अगर देखा जाए तो वो रेगिस्तान का नाम है मोजावे रेगिस्तान, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अटाकामा रेगिस्तान जो दिया गया है ये चिली में पड़ता है, चिली देश है वहां पे पड़ता है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये आपका पड़ता है
ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद इसमें दिया गया है पेटागोनिया डेजर्ट, जो कि ये पड़ता है अर्जेंटीना और चिली, दो देश मिलाकर ये पड़ता है। पेटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना और चिली में, ठीक है। इसके अलावा गोबी मरुस्थल, अगर अगर आपको पूछा जाए गोबी रेगिस्तान, तो ये पड़ता है चीन और मंगोलिया में, ठीक है। चीन और मंगोलिया देश में गोबी मरुस्थल पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल पूछा जाएगा तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ये 3 देश को जो है वो टच करता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी बताना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे लंबी नदी है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर को जो है वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है इस नदी की? तो 3531 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय प्रेस अधिनियम जो भारत सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह पारित हुआ था वर्ष 1910 में। कब पारित हुआ था? वर्ष 1910 में पारित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम देश में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ? ठीक है, कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा देश में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, यह इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जो कि प्रथम बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ यहीं से किया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है? तो वो अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 38 जो है ये राज्य के द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाता है। और आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, कौन से राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इनमें से हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 है टोटल। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? ठीक है, संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो वर्ष 1991 में ही हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1991, जिसमें भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का एक उद्देश्य इसमें से नहीं होता है? ठीक है, पहला दिया गया सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तो ये एक उद्देश्य उनमें से नहीं है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे बात करता है। वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, ये भी है। पारिवारिक आय में कमी लाना, ये इसका जो है बनता है, ठीक है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य जो है निम्न आय के जो लोग हैं और छोटे व्यवसाय लोग हैं उनकी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ताकि वह गरीबी से बाहर निकल सके और अपना जीवन स्तर को सुधार सके। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये शुरुआत हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी भारत में, उसी के मध्य 1985 से 1990 के बीच में जो है इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है? ठीक है, पहला कथन है कि यह योजना सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। दूसरा है कि यह 9वीं पंच योजना की समयावधि जो थी वो 1997 से लेकर 2002 तक थी। तो इसमें से कौन सा सही है 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोनों बातें सही हैं, दोनों कथन सही है इसके बारे में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की जिसको कहते हैं, इसका गठन
किस सन में हुआ था? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1927 में। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है इनमें से? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक अगर देखा जाए तो इसमें से सभी प्रकार की, अगर M1 जो होता है, M1 जो में सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेस्ला किसकी इकाई है ये बताना। टेस्ला जो होता है ये चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई होती है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो वेबर है। ठीक है, वेबर, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रूसी रासायनिक की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई? ठीक है, आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वो कौन से रूसी रासायनिक थे? तो उनका नाम है दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी इनका जो है 1872 में जर्मन पत्रिका में ये आवर्त सारणी इनकी जो है प्रसारण किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। राइबोसोम किससे बने होते हैं? ठीक है, राइबोसोम की अगर हम बात करेंगे तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जिससे दोनों से मिलकर बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्न किस पादप वर्ग का उदाहरण, मतलब कौन से पौधे जगत में आता है फर्न? फर्न की अगर हम बात करेंगे तो ये टेरिडोफाइटा में आता है। किसमें आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो होता है एक पौधों का समूह होता है जिसमें बीज एवं पुष्प नहीं पाए जाते, जैसे कि फर्न हो गया। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण में हो गया क्लब हो गया, और इसका एक अन्य उदाहरण याद रखिएगा जो है मर्सिलिया। ठीक है, मर्सिलिया ये भी जो है क्या है आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? ठीक है, अपसारी मिरर इनमें से किसको एक कहा जाता है? तो वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण की अगर हम बात करेंगे तो ये कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कथक में बिरजू महाराज आते हैं, लक्ष्मू महाराज आते हैं और शोभना नारायण आते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें उनके नाम में अगर देखा जाए तो पद्मा सुब्रमण्यम है, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, ठीक है, मृणालिनी है और मल्लिका साराभाई हैं। ये सभी भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। मोहिनीअट्टम से फेमस लोग जय प्रभा मेनन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, गोपिका वर्मा का नाम याद रखिएगा। कथकली के से फेमस व्यक्तियों में कुंचू कुरूप का नाम याद रखिएगा, गोपीनाथ कृष्णन का नाम याद रखिएगा। ये सभी जो है कथकली के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया किसके अगर विश्व के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? मतलब कौन से यंत्र जो है हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं? तो ये बजाते हैं बांसुरी। ये बांसुरी वादक हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तबला की बात करेंगे तो उस्ताद जाकिर हुसैन फेमस है इसके लिए। ठीक है, और सितार में विलायत खान फेमस हैं, विलायत खान नाम याद रखिएगा। और सरोद वादक में अकबर खान, अली अकबर खान नाम याद रखिएगा। चलिए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार की हम बात करेंगे तो ये मनाया जाता है झारखंड राज्य में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भोरम देव महोत्सव और गौरी गौरा विवाह उत्सव से भी मनाते हैं। गुजरात में रण उत्सव हो गया। ठीक है, मोडेरा नृत्य महोत्सव हो गया, ये सभी महोत्सव हो गया। ठीक है, झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में ये सरहुल त्योहार हो ही गया। सोहराई त्योहार भी झारखंड में ही होता है। असम का जो है सबसे फेमस है बिहू डांस। बिहू जो त्योहार है या बिहू डांस है ये असम का विश्व प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, नाटक मृक्ष कटकम की रचना किसने की? मृक्ष कटकम की रचना किसने की ये बताना। ठीक है, नाटक है और इसकी रचना किया गया है, उसका नाम है शूद्रक। ठीक है, नाम क्या है? शूद्रक लेखक हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखा जो नाटक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये अगला प्रश्न है। तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दिया था? ठीक है, क्वीन ऑफ कथक की उपाधि जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे दिया था? तो ये दिया था इन्होंने सितारा देवी को। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सितारा देवी। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं की अगर हम बात करेंगे तो ये औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद जिला जो है ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। वहीं पर जो है ये एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। इस गुफाओं में क्यों फेमस है? यहाँ पे इन गुफाओं में राष्ट्रकूट जो वंश के शासक थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे विश्व विरासत स्थल में भी घोषित किया गया था वर्ष 1983 में, तो ये भी याद रखिएगा। पंडित भीमसेन जोशी किससे जुड़े हुए हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये हैं किराना घराने से संबंधित। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2009 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है पंडित भीमसेन जोशी को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरुआत किया गया था वर्ष 2016 में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? BPL तथा प्राथमिकता वाले परिवार को निःशुल्क 5 किलो राशन प्रदान करना, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है 5 किलो राशन निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जो वर्ष 2016 में स्टार्ट किया गया है। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हर वर्ष 7 सितंबर को, ठीक है। 7 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 7 मई को हम मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस या फिर विश्व एथलेटिक्स दिवस, तो 2 दिवस 7 मई को मनाते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है, और वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। आपके पास 4 मंत्रालय ऑप्शन में दिए गए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें से किस मंत्रालय के द्वारा ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत और किस देश के बीच 31 अगस्त 2024 को द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT लागू हुआ है? तो ये लागू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से बताना। यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों ने हाल ही में अक्टूबर 2024 भारत में डिजिटल अवसंरचना विकास को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, जिसको कहते हैं DG फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया गया है? तो किन देशों ने किया है हाल ही में, ये बताना है, ठीक है। 3 देश दिए गए हैं, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। आप सही विकल्प का इसमें से आपको चुनकर जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो यहाँ पे अगर देखिए तो जो ये DG फ्रेमवर्क है इस पर हस्ताक्षर की अगर हम बात करेंगे तो इस पर अमेरिका ने भी किया है, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी किया है, तो तीनों देशों ने किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया जो तुरंत प्रभाव से कार्यभार संभालेंगे? तो नवा अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है 44 में, तो वहां पे विजया किशोर राहटकर जी हैं, जिन्हें अभी अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में रिपोर्ट के अनुसार लगातार 11वें वर्ष दुनिया का सबसे प्रतिस्पर्धी देश कौन बना है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस कंपनी ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में अपना नया लोगो जारी किया और 7 ग्राहक केंद्रित सेवाएं भी लॉन्च की है? तो कौन सी कंपनी के द्वारा ये किया गया है? तो उस कंपनी का नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम जानते हैं VSNL के नाम से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। 8 अक्टूबर 2024 को ICICI बैंक ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है ताकि अपने पूर्व अनुमोदित ग्राहकों को UPI पर तत्काल क्रेडिट दिया जा सके?
तो 47 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, फोन पे के साथ साझेदारी किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि 8 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको में आयोजित मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री 2024, जिसको आधिकारिक रूप से फार्मूला 1 ग्रैंड प्रीमो डाले सिउडेड डी मैक्सिको 2024 का विजेता कौन था, ये बताना। ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग जो मैक्सिको में आयोजित हुआ 8 अक्टूबर 2024 को, बेसिकली उसका विजेता कौन था ये आपको बताना है। तो यह नाम याद रखिएगा, कार्लोस साइंज। नाम क्या है? कार्लोस साइंज जो विजेता बना है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 नवीन तेज गश्ती पोतों का जलावतरण किया है। इनमें से एक का नाम अदम्य है और दूसरे पोत का नाम क्या है, जो कि दोनों एक साथ हुआ है, तो इसलिए आपको दोनों नाम याद रखना है। एक का नाम अदम्य है और दूसरे का नाम अक्षर है। ठीक है, तो अदम्य अक्षर ये दोनों नाम आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 31 अक्टूबर को। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है इस वर्ष जो थीम था वो था रायगढ़ किला, तो ये भी याद रखिएगा। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो अब आ गया हिंदी का। अत्याचार में संधि पूछा गया है, तो अत्याचार में संधि की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यड़ संधि। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची है? जनार्दन शब्द जो होता है ये विष्णु का पर्यायवाची होता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है, इनमें से बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्यय शब्द जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ देता है? कपटी मित्र अगर यहाँ पे हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन में, तो उसको हम कहते हैं मुहावरे में आस्तीन का सांप। ठीक है, आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, इनमें से ये बताना है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो शब्द इसमें से पूजनीय गलत लिखा हुआ, ठीक है, स्थायित्व भी गलत है, संन्यास भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सामुद्रिक जो है सही रूप से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न जो होगा आपको गद्यांश से पढ़कर उत्तर देना होगा। ठीक है, गद्यांश कुछ इस तरीके से आप लोग वीडियो पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे गद्यांश से पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त अवतरण जो है किस का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो गद्यांश देगा, उसका शीर्षक पूछेगा, तो गद्यांश मतलब बेसिकली किसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये इसमें अगर देखेंगे तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सहकारिता में क्या क्या चीजें लाभ होती हैं, तो उसके बारे में लिखा गया, तो इसका शीर्षक हो जाएगा सहकारिता में लाभ। सहकारिता का अर्थ क्या होता है? सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए, किन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, तो ये किया जाना चाहिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा ए पार्ट, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, इनमें से बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या देकर जो है निर्धन किसानों का जो है उद्धार कर सकती है, तो 60 का डी हो जाएगा। उन्हें एक सूत्र में पिरो कर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके जो है कर सकती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो होगा आपके गद्यांश से होगा, 2 गद्यांश आने हैं, तो इस कारण 2 गद्यांश में दिया गया है। ये कुछ गद्यांश ये आपका दूसरा है जो कि आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, और गद्यांश से पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, क्या नहीं है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, स्वार्थ नहीं होता। अगला प्रश्न है हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैली है, इससे क्या मतलब है, इससे क्या तात्पर्य, इसका क्या अर्थ है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। सुख दुख का कारण, सुख दुख का क्या कारण होता है? तो 63 का सी पार्ट है, कर्म जो होता है वो क्या होता है? सुख दुख का कारण होता है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गद्यांश के अनुसार 64 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पुरुषार्थ
करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट है। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है गद्यांश के अनुसार, तो 65 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों के संख्याओं में है। ठीक है, तो आपका अब ये क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर दिया गया कि 13 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़कर और फिर 1 और 3 में गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन दिया गया 11, 20, 341, 25, 33 और 638। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये 2 समुच्चय दिए गए हैं और इसके अनुसार यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो बताना इसमें यह बेसिकली ये है कि इन 2 समुच्चयों में जो बैठता है वो इनमें से किस में बैठता, वही चीजें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 66 में अगर तर्क देखेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, सॉरी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, अगर हम 11 प्लस 20 करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 31। और इसमें हम क्या करें, गुणे 11 कर दें। तो 11 से अगर गुणा करते हैं तो 11 क्यों 11, 11 तिया 33 और 1 34, तो 341 हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम दूसरे में यही लगाते हैं तो 25 प्लस 33 जोड़ते हैं तो 5 3 8 2 3 5 हो जाता है 58। और 58 में अगर हम 11 का गुणा करते हैं तो 11 8 88, 11 5 55 और 8 63, तो हमारा आ जाता है 638। तो ये भी आ गया दूसरे वाले में। तो यानी कि हम पहली और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, हम 11 से गुणा कर देते हैं तो हमारी तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर हम डी पार्ट देखते हैं, सब में आप करके देख लीजिएगा, जिसमें ये जो तर्क है ये बैठ जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम 12 प्लस 32 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 4 3 1 4 44। और 44 में हम क्या करते हैं, 11 का गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, तो 484 आ जाता है, जो कि हमारा डी पार्ट में बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इस प्रकार आंसर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में TNRA को 28 में लिखते हैं और इस शब्द को हम 42 के रूप में लिखते हैं। तो हमें अगला वाला जो शब्द है इसको बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार अगर हम TNRA अगर देखते हैं तो 4 शब्द है यहाँ पे, 4 अक्षर हैं यहाँ पे, और 4 अक्षर में अगर हम 7 का गुणा कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 7 चौक 28। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कूटबद्ध किया गया है। और फिर इसी प्रकार अगला जो शब्द है उसमें कितने शब्द हैं, तो उसमें कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। 6 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 6 7 42 हो जाता है, यानी कि ये भी सही बैठ रहा है। तो इन दोनों में क्या है कि जो लेटर है, लेटर में 7 का गुणा करेंगे तो हमारा वो प्राप्त हो जा रहा है अंक जो दिया गया है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है इसमें हम अक्षर को अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं। तो 7 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 49 हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। तो इस प्रकार इसको लगाया जाता है। ठीक है, ये रीजनिंग के टर्म में क्वेश्चन अब चल रहा है, 5 क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वह अंग्रेजी शब्द कोश में आते हैं। जैसे कि लेट यहाँ पे दिया गया है एल शब्द से, अब अंग्रेजी के शब्द कोश के क्रम में कैसे रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सब पहला अक्षर एल सबका है, फिर इसके बाद क्या जो ABCD के क्रम में पहले अक्षर आएगा उसको हम लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे LE दिया गया है, यहाँ पे E दिया गया, यहाँ E, यहाँ E, यहाँ मतलब सब जगह E दिया गया है। तो हम तीसरे अक्षर को मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए T दिया गया है, यहाँ पे T दिया गया है, यहाँ पे T दिया गया है, यहाँ पे T और यहाँ पे S दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा अंग्रेजी शब्दकोश में पहला अक्षर जो आएगा वो होगा लेस्ट। ठीक है, लेस्ट होगा, क्योंकि ये जो है ST से पहले आता है वर्णमाला क्रम में। तो इसीलिए पहला अक्षर हमारा जो अंग्रेजी शब्दकोश में आएगा वो हो जाएगा लेस। इसके बाद अब हम तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टी है, ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पे चौथा अक्षर है एच। अब इसके बाद जो चौथा अक्षर शुरुआत होता है सबका, लेकिन तो हम पहले जो तीसरा अक्षर है इसी को लिख देंगे। तो LET आएगा, इसके बाद LET आएगा, फिर आएगा, अब ये हो गया, ये हो गया। अब इन तीनों में मिलाएंगे तो सबसे पहले देखिए टी के बाद चौथा अक्षर यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे टी है। ठीक है, अब ये टी तो बाद में आएगा, एच पहले आएगा, लेकिन दोनों साइड एच है। तो यहाँ पे दूसरा फिर अगला अक्षर मिलाएंगे तो ए है, यहाँ पर भी ए है।
तो फिर अगला अक्षर मिलाएंगे तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे एल है, तो यानी आर के पहले एल आता है, तो हमारा जो तीसरा अक्षर बनेगा शब्दकोश में वो बनेगा लीथल। ठीक है, और चौथा अक्षर बन जाएगा हमारा ये दूसरा वाला लेथर्जी, जो लिखा है लेथर्जी, और पांचवा अक्षर इसमें हो जाएगा लेटर। तो इस प्रकार हमारा अंग्रेजी शब्दकोश में ये शब्द बैठ जाएंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट 5 1 4 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि एक महिला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि राम ने कहा वह मेरी माँ की बेटी की बहन है, तो वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, मान लीजिए राम हो गया, राम ने कहा कि वह मेरी माँ, मतलब राम की माँ की बेटी, ये हो जाएगी बेटी, और बेटी की बहन है तो बेटी की बहन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब ये राम की माँ की बेटी यानी कि ये राम की बहन हो जाएगी, और इसकी बेटी की बहन यानी ये भी बहन हो जाएगी, तो राम की क्या महिला क्या लगेगी, राम की भी बहन लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, वो एक राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन एक वर्ष में विशेष में 29 फरवरी को हुआ था, तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा। तो 29 फरवरी जो होता है वो क्या होता है कि 29 फरवरी जो होता है वो लीप वर्ष के में आता है। ठीक है, लीप वर्ष जो होता है उसमें 29 फरवरी आती है, तो इसलिए, और लीप वर्ष जो होता है 4 साल में एक बार आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जन्मदिन भी इस राष्ट्रीय नेता का 4 साल में एक बार आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, तो इंग्लिश से क्वेश्चन में सबसे पहले जो पैसेज दिए गए, पैसेज से क्वेश्चन आएंगे, तो पैसेज इस तरीके से कुछ दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये पैसेज है। पैसेज से पहला क्वेश्चन है कि व्हाई कुड नॉट द स्टॉर्क हैव शॉप इन द फॉक्स हाउस। ठीक है, फॉक्स हाउस, फॉक्सेस हाउस में शॉप जो है क्यों नहीं था, ये बताना है यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे 71 का ए पार्ट हो जाएगा, द शॉप वाज सर्व्ड इन अ शैलो बॉल। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट है, जब पैसेज पढ़ेंगे तो ए पार्ट इसका निकल के आएगा। हाउ मेनी करेक्टर आर देयर इन द स्टोरी, मतलब इस कहानी जो पैसेज दिया गया इसमें कितने करेक्टर हैं, तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे पूरा पैसेज तो उसमें आपको निकल के आएगा इसमें 2 करेक्टर हैं, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बताना है। बीइंग अनेबल टू पे वन स्टेप, मतलब किसी का कर्ज चुका पाने में सक्षम ना होना, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको एक शब्द में कहते हैं इनसॉल्वेंट। क्या कहते हैं, इनसॉल्वेंट। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरा दिया गया है, तो इसका हमें मोस्ट अर्थ बताना है। डोंट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर, मतलब कि आग में जो है बहुत ज्यादा आयरन मतलब लोहा की राड नहीं डालना। ठीक है, आग में ज्यादा हद से ज्यादा लोहा नहीं डालना, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे इसका अर्थ बताना, ये इडियम है, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाता है कि डू नॉट ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया गया है डी पार्ट में, एट द सेम टाइम फोकस ऑन वन थिंग एट द टाइम, मतलब कि एक ही समय पर बहुत ज़्यादा ट्राई मत करिए, टू मेनी थिंग बहुत चीज़ों को सोचते हैं, बल्कि फोकस करें वन थिंग, एक चीज़ पर एक टाइम पर, एक समय में एक ही चीज़ पर फोकस करें, इसका यह अर्थ निकलता है, तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनेम बताना। एंटोनेम मतलब होता है विलोम शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना। दिया गया है क्लैंडस्टाइन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गुप्त। ठीक है, तो इसका मतलब गुप्त होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, ओपन मतलब खुला हुआ। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद आपके आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये मैथ के क्वेश्चन आप लोग करिएगा, इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके टोटल 20 5 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके ग्राफ भी होंगे, इस प्रकार आप इसको करिएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।